In previous classes, we had discussed about the limitation of open chain structure of glucose. ओपन चेन स्ट्रक्चर्स की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि ग्लूकोज है वो दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सेकंड थी कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होते हुए भी एल्डिहाइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन है उसमें कुछ ही रिएक्शन ग्लूकोज है वो शो कर पा रहा है, कुछ रिएक्शन जैसे सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्शन शो नहीं कर पा रहा था। एंड थर्ड, म्यूटा रोटेशन के कंसेप्ट को भी ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। एंड नेक्स्ट, जब हम मिथेनॉल के साथ ग्लूकोज की रिएक्शन करवा रहे थे तो वहाँ पे भी दो आइसोमर्स बन रहे थे, अल्फ़ा ग्लूकोसाइड्स एंड बीटा ग्लूकोसाइड्स, तो वो भी ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी ग्लूकोज की प्रेजेंस एग्जिस्ट नहीं थी या फिर शो नहीं हुआ था। तो इस केसेस इतनी सारी लिमिटेशंस को देखते हुए ये ऑब्जर्व किया गया कि ग्लूकोज के अंदर साइंटिस्ट टॉलर ने ये सजेस्ट किया कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं है। फ्री फॉर्म में नहीं है इसका मतलब फिर किस तरह से एग्जिस्ट है। अब एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड ग्रुप भी है वहाँ पे और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है। तो साइंटिस्ट टॉलर ने ये सजेस्ट किया कि एल्डिहाइड ग्रुप है वो टाई अप हो जाता है हाइड्रोक्सीज विद इन मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसके साथ और साइक्लिक हेमी एसिटल बनाता है। अब पहले क्वेश्चन ये आता है कि हेमी एसिटल क्या होता है। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर्स में जब आप कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, उसकी जब रिएक्शन करवाते हो मिथेनॉल के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने कोई एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है कार्बोनिल ग्रुप का, मे भी एल्डिहाइड ही लेके चलते हैं यहाँ पे। तो जब एल्डिहाइड है वो मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है यहाँ पे, तो मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे इसका न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऐसे न्यूक्लियोफाइल और कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे। तो इसमें ये कार्बोनिल कार्बन ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का काम करता है। तो क्या होगा यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये हाइड्रोजन था ये तो एज इट इज़, और यहाँ पे मिथेनॉल में जो ऑक्सीजन ने अटैच किया था इस पे अटैक किया था उस पर पॉजिटिव चार्ज और साथ में CH3। अब एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से क्या होगा, प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट। तो इस केस में प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा OCH3 रह जाएगा और ये हाइड्रोजन है वो क्या है एज इट इज़ है। तो इस केस में आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग हम क्या लेके चल रहे थे, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड, और यहाँ पे अल्कोहल लेके चल रहे थे मिथेनॉल, जिसके हाइड्रोक्सी पार्ट में ऑक्सीजन है उसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और फाइनल जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप कंपेयर करो इनिशियल एल्डिहाइड से। ये ग्रुप है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में सेम है। यहाँ पे हाइड्रोजन है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था उसकी जगह क्या आ गया है OH और एक एडिशनल ग्रुप आ गया है OCH3 मिथॉक्सी, यानी कि एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा है। यानी कि डबल बॉन्ड O की जगह एक तो डबल बॉन्ड हट के OH और एक OCH3 ग्रुप। तो इस तरह के फॉर्मूले को हम बोलते हैं केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड को हेमी एसिटल, यानी कि जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड है अगर, तो ऑक्सीजन में एक और डबल बॉन्ड O हट के एक की जगह OH आ जाए और एक की जगह OR। यहाँ पे R कोई भी अगर एल्कोक्सी ग्रुप हो, एक तरह से यहाँ पे R क्या है एसिटाइल ग्रुप, CH3 मिथाइल ग्रुप। तो इस तरह की अगर बन जाए OR यहाँ पे एक और एक हाइड्रोक्सी हो तो इसे हम बोलते हैं हेमी एसिटल फॉर्मेशन। और ये जो है रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है। जैसे ही हेमी एसिटल बना है यहाँ पे वो क्या करता है, क्वाइट स्टेबल होता है वाटर या अल्कलाइन सॉल्यूशन या फिर एसिडिक सॉल्यूशन में। जैसे ही बना थोड़े टाइम बाद वापस बैक चला जाएगा हाइड्रोलाइज्ड होके, फिर से एल्डिहाइड बना देगा। यानी कि ये रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में होती है। हेमी कार्बोनिल ग्रुप से मिथेनॉल के प्रेजेंस में एसिडिक कंडीशन में हेमी एसिटल बनेगा, थोड़ी देर स्टेबल
रहेगा, आफ्टर सम टाइम फिर से हाइड्रोलाइज्ड होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कार्बोनिल ग्रुप में। इसी तरह अगर जब हम इसको कार्बोनिल ग्रुप को हेमी एसिटल बना था, उसी तरह अगर हम मिथेनॉल की इक्विमोलर अमाउंट ना लेके अगर हम मिथेनॉल को यहाँ पे एक्सेस में लेते हैं, तो एक्सेस में लेने से क्या होता है, पहले तो इसी तरह रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, हेमी एसिटल। अब हेमी एसिटल यहाँ पे भी बनेगा, लेकिन एक्सेस में मिथेनॉल है, तो जैसे ही हेमी एसिटल बना, इस हेमी एसिटल पे मिथेनॉल फिर से अटैक कर देगा यहाँ पे अगर एक्सेस में हो, और यहाँ से हाइड्रोक्सी का भी रिमूवल, यानी कि फाइनली जो प्रोडक्ट है एक्सेस में एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एज इट इज़ हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है दोनों के जगह यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, OCH3 OCH3। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटल। ये क्या है यहाँ पे, एसिटल। एसिटल भी क्या है, ये भी क्वाइट स्टेबल होता है इन एक्वस और अल्कलाइन सॉल्यूशन, बट आर हाइड्रोलाइज्ड बैक इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में ये क्या होगा, बैक हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, लेकिन वाटर के अंदर और अल्कलाइन में क्या होगा, थोड़ी देर स्टेबल रहेगा। जबकि हेमी एसिटल है वो क्या होगा, वाटर की प्रेजेंस में भी हाइड्रोलाइज्ड होके बैक आपका कार्बोनिल ग्रुप में चला जाएगा। क्लियर है। तो इसी तरह अब हमें ये पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोक्सी पार्ट, एल्कोहल में हाइड्रोक्सी पार्ट है, आपस में टाई अप हो रहे हैं। तो इसी तरह जब हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, तो ग्लूकोज में हमने देखा वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सी पार्ट भी है बहुत सारे। तो एक ही विद इन मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी दोनों होने के बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप है वो टाइड अप हो जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ, और वहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हेमी एसिटल की फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें यहाँ पे, तो अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ग्लूकोज में क्या होता है, CHO एल्डिहाइड, और बाकी जो कार्बन है उन पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप 3, 5 एंड 6 CH2OH। यहाँ पे क्या था, हाइड्रोक्सी, इस पोजीशन पे भी हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सी। तो इस केस में अगर हम देखें तो कौन से वाला जो है अटैक करेगा हाइड्रोक्सी, या किस हाइड्रोक्सी के साथ टाइड अप होगा। नॉर्मली टाइड अप होके जो रिंग बनती है वो 5 मेंबर्ड या फिर 6 मेंबर्ड की रिंग हमेशा स्टेबल होती है, हम लोअर क्लासेस में पढ़ते आए हैं। अब इसका रीज़न भी हम देखेंगे कि हमने स्पेसिफिक, अभी एक बार सिर्फ आप ये माइंड में रखो कि जो 5th कार्बन वाला हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये एल्कोहल का पार्ट है, यहाँ हाइड्रोक्सी, और इसके साथ ये R ग्रुप यानी कि ROH ही है। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा कार्बोनिल पे, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, और इस पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोक्सी से प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट। तो एक तरह से विदिन रिंग टाई अप हो जाएगा, और क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो कार्बोनिल ग्रुप था एल्डिहाइड वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो उस पे H आ जाएगा, एक उस पे OH आ जाएगा, और यहाँ पे ये साथ में 5th कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाएगा। 5th कार्बन वाला जो हाइड्रोक्सी पार्ट था उसके OH ने अटैक किया था, और ये किसके साथ अब टाइड अप हो जाएगा, इस एल्डिहाइड के साथ। क्लियर है। बाकी रिएक्शंस है वो सेम रखो, CH2OH, यहाँ इस साइड क्या था H, यहाँ पे क्या था OH, H, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सी, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन। तो साइंटिस्ट टॉलेंस ने क्या कहा, ये रिंग है, एक तरह से रिंग बन गई, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में जब एल्डिहाइड हाइड्रोक्सी के साथ टाई अप होगा तो साइक्लिक रिंग बनेगी। कितने मेंबर की रिंग बनी है, ऑक्सीजन को अगर नेम से दे, एक एटम ये है, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बनी है ग्लूकोज की। और फॉर्म कैसी है, हेमी एसिटल, क्योंकि इस जो एल्डिहाइड वाला था इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, एक इधर कोई R ग्रुप लगा हुआ है पूरा बड़ा, एक यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, और एक ये OR ग्रुप लगा हुआ है। तो हेमी एसिटल फॉर्म होती है यहाँ पे ग्लूकोज की रिंग स्ट्रक्चर इन हेमी एसिटल फॉर्म। अब ये जो एक्चुअल रिंग स्ट्रक्चर है, ये जो
लिमिटेशन थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, उन सब को एक्सप्लेन कर रहा है। वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है? सबसे पहले क्या लिमिटेशंस थी कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज की अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म की दो फॉर्म आइसोमर्स एग्जिस्ट करती है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि दोनों किस तरह से एग्जिस्ट करती है। अब इस केस में आप देखो, जैसे ही हमने ये रिंग स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड हुई, सजेस्ट की गई, तो यहाँ पे जो एल्डिहाइड था, यानी कि पूरी रिंग चेन देखें अगर हम ग्लूकोज की, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे फोर्थ एंड यहाँ पे फिफ्थ। इस वाले कार्बन में फर्स्ट पे जहाँ पे एल्डिहाइड था, रिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद यानी कि हाइड्रोक्सी जैसे ही एल्डिहाइड के साथ टाई अप हुआ, हेमी एसिटल फॉर्म में एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया इस कार्बन पे। नया स्टीरियो सेंटर यानी कि एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्सी है, एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ इधर और एक इधर ये ऑक्सीजन से अटैच्ड है। अब नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होते ही यहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी की पोजीशन हो सकता है हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड हो सकता है हाइड्रोक्सी राइट साइड हो। तो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होते ही यहाँ पे दो पॉसिबल आइसोमर्स की पॉसिबिलिटी है। तो कौन कौन से इस रिंग स्ट्रक्चर ने एग्जिस्टेंस ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज को एक्सप्लेन कर दिया। अगर जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है हाइड्रोक्सी के अटैक से फर्स्ट कार्बन पे, हाइड्रोक्सी अगर लेफ़्ट साइड है तो उसे हम बोलते हैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड है फर्स्ट कार्बन पे तो उससे वो कौन सा आइसोमर्स है? बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरह से इस रिंग स्ट्रक्चर से हम इजीली ये देख पा रहे हैं कि आइसोमर्स है, ग्लूकोज के ही दो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं रिंग चेन फॉर्मूला में, रिंग साइज में, अल्फ़ा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब यहाँ पे आप देखो दोनों आइसोमर्स किस में डिफ़र कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट कार्बन पे डिफ़र कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से डायस्टीरियोमर्स है। तो ऐसे डायस्टीरियोमर्स विच डिफर्स ओनली एट फर्स्ट कार्बन, जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे डिफ़र करे, उनको हम बोलते हैं एनोमर्स। जैसे एपीमर्स बोला था, एपीमर्स क्या होते हैं? ऐसे मोनोसेकेराइड्स होते हैं विच डिफर्स ओनली ए सिंगल कार्बन एटम, और सिंगल कार्बन एटम है वो या तो C2 होगा या C3, C4, क्लियर है। लेकिन जहाँ पे डायस्टीरियोमर्स हो मोनोसेकेराइड्स में और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिफ़र कर रहे हो? ओनली फर्स्ट कार्बन पे डिफ़र करते हो ओरिएंटेशन में या पोजीशन में, तो उन्हें बोलते हैं हम एनोमर्स। और इस फर्स्ट कार्बन को क्या बोलेंगे हम? एनोमेरिक कार्बन। क्लियर है। तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है? एनोमर्स है। और एनोमेरिक कार्बन कौन सा? ये वाला। जहाँ पे भी पता बोल लेना नॉर्मल कि ये दो मोनोसेकेराइड्स है, ये एनोमर्स है, तो अंडरस्टूड है कि वो दोनों सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है लिमिटेशन, जो ओपन चेन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर्स है उसने जस्टिफाई कर दिया कि ग्लूकोज है वो किस तरह से अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है थी ओपन चेन की, एक्सप्लेनेशन ऑफ म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन में हमने क्या देखा था कि किस तरह से ग्लूकोज की जो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म है दोनों, एक तरह से जब हम वाटर में सॉल्यूशन लेते हैं तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है वो थोड़े टाइम के लिए स्टेबल है, लेकिन फिर इमीडिएटली जैसे जैसे टाइम पास होता है वहाँ पे उसकी स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो जाती है। इसी तरह बीटा की भी चेंज होके क्या बना रहे थे? एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना रहे थे, यानी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना रहे थे, और जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन क्या थी? 52.7 इन डेक्स्ट्रो या फिर राइट साइड। तो अब इस केस में म्यूटा रोटेशन के कंसेप्ट को ओपन चेन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा किस तरह से होता है, लेकिन रिंग साइज स्ट्रक्चर है वो म्यूटा रोटेशन को ईजिली एक्सप्लेन कर पा रहा था। किस तरह से एक्सप्लेन किया? अब जैसे हमने रिंग साइज स्ट्रक्चर में क्या देखा कि ग्लूकोज है वो साइक्लिक हेमी एसिटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह से अगर हम सबसे पहले अल्फ़ा आइसोमर्स लेके चलें अगर ग्लूकोज का, और वहाँ पे हेमी एसिटल में मैंने बताया था कि हेमी
एसिटल है वो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, यानी कि रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। जैसे ही हेमी एसिटल बनते ही वो इमीडिएटली क्या होगा, वापस से ओपन अप होके फिर से कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा ही ग्लूकोज के केस में होता है। ग्लूकोज है, टाई अप हुआ एल्डिहाइड और हाइड्रोजन सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोक्सी हेमी एसिटल बनाया, साइक्लिक हेमी एसिटल। हेमी एसिटल थोड़ी देर तो वाटर में स्टेबल होगा और थोड़े टाइम बाद फिर से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होना शुरू। हाइड्रोलाइज होते क्या होगी, रिंग है वो ओपन अप हो जाएगी और नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस तरह से जैसे ही रिंग ओपन हुई, ओपन होके ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, ये बना दी। अब ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फिर से क्या होगी, जैसे ही बनी फिर से यहाँ पे हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, फिर से साइक्लाइज होना शुरू होगा। अब ओपन चेन है, जब दोबारा साइक्लाइज होगी यहाँ पे, तो इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है कि ये हाइड्रोक्सी इस साइड भी आ सकता है एंड यहाँ पे हाइड्रोक्सी है वो राइट साइड भी आ सकता है। यानी कि ओपन चेन जब क्लोज होती है तो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी होती है कि वो अल्फ़ा फॉर्म भी बना सकता है एंड बीटा फॉर्म भी बना सकता है। क्लियर है। इसी तरह जब हम बीटा को लेके चलते हैं, बीटा आइसोमर लेके चले और बीटा क्या होता है, अगर उसको वाटर में डालते हैं तो हाइड्रोलाइज होके ओपन अप होगा। ओपन अप होगा तो क्या बनाएगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर। और अब ओपन चेन स्ट्रक्चर जो बनी है वो क्या है, फिर से क्या होगा, विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड है और फिर से टाई अप होके अल्फ़ा भी बना सकता है और बीटा भी बना सकता है। तो इस तरह से चाहे हम अल्फ़ा लेके चलें तो भी हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा पूरा, या हम बीटा आइसोमर लेके चले तो भी ये पूरा इक्विलिब्रियम है वो अटेन हो जाएगा। यानी कि ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा। इस केस में 36% जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, 36% तो अल्फ़ा आइसोमर्स होगा और 64% है वो बीटा एनोमर्स होगा, बीटा आइसोमर्स ग्लूकोज का। और ओपन चेन है वो बहुत कम होती है, इवन लेस देन 0.5%। तो इस केस में क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर या इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो बनेगा इसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है 52.4 डिग्री। तो जो नॉर्मल म्यूटा रोटेशन है वो एक तरह से हमें पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, हेमी एसिटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हेमी एसिटल है वो इजीली हाइड्रोलाइज हो जाती है, रिंग है वो ओपन अप क्लोज अप, ओपन अप क्लोज अप बहुत फास्ट ओपन एंड क्लोज होती है, जिसकी वजह से एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। यानी कि अगर हम अल्फ़ा लेके चलें तो इसकी क्या होगी, स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज़। अगर हम बीटा लेके चलते हैं तो स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज और एक फिक्स इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा जिसकी फिक्स स्पेसिफिक रोटेशन होगी 52.4 डिग्री। यानी कि इस तरह से किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की जो स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होती है विद टाइम, जिसे हम म्यूटा रोटेशन बोल रहे थे कि इक्विलिब्रियम वैल्यू तक पहुंच रही है, इस कंसेप्ट को हम ओपन चेन स्ट्रक्चर से इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि म्यूटा रोटेशन क्यों होती है। जस्ट फेसाइल या फिर फास्ट ओपनिंग एंड रीक्लोजिंग ऑफ साइक्लिक हेमी एसिटल और ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है म्यूटा रोटेशन का, यानी कि ये किस तरह से ओपन होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।